अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सर्जरी से एक केस सिनारियो डिस्कस करेंगे और सर्जरी में भी हम जो हमारे पास अपर जीआईटी ट्रैक है उससे डिस्कस करेंगे। लोअर जीआईटी ट्रैक को लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोनकाइटिस हमने कवर कर लिया था, लीवर को भी कवर कर लिया था। तो अब हम अपर जीआईटी ट्रैक से सिनारियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सिनारियो है उसमें एक 30 ईयर ओल्ड मेल है प्रेजेंट विद मैसिव हेमाटेमेसिस। Massive hematemesis. On examination, his pulse was 110 per minute. Blood pressure was 90/70, which means the patient is in shock. On endoscopy, there was a 2 into 2 centimeter ulcer on the posterior duodenal aspect. So, what is the diagnosis? चूँकि पेशेंट जो है वो मासिव हेमाटेमेसिस के साथ आया है और अल्सर भी है ड्यूटीनम में, लेकिन चूँकि पेशेंट जो है वो शॉक में भी है और हेमाटेमेसिस भी है, तो इसका मतलब है कि कोई ब्लीडिंग अल्सर है। यानी ड्यूटीनल अल्सर तो है लेकिन ब्लीडिंग अल्सर है। चूँकि ये पोस्टीरियर सरफेस पे है तो इसका मतलब है कि पीछे इसने किसी आर्टरी को इरोड किया है। अल्सर ने किसी आर्टरी को इरोड किया है पीछे, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग ड्यूटीनल अल्सर है। जो हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम से कोई पूछे हेमाटेमेसिस की या फिर मेलिना की, तो उसकी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है तो उसमें सबसे पहले पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में ड्यूडिनल अल्सर आता है और गैस्ट्रिक अल्सर आता है। इसोफेजियल वेरिसिस में भी हेमाटेमेसिस होती है। मेलिरी वीस्टियर में अगर हम सिवियर वोमिटिंग करें तो उसकी वजह से हमारी जो एसोफेजियल की लोअर मसल्स है वो टेयर हो, उसमें टेयर प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम मेलिरी वीस्टियर कहते हैं। तो उसमें भी हेमाटेमेसिस होती है। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में भी कभी कभार हो सकती हैं। जो मेलिग्नेंसी है तो इसमें गैस्ट्रिक सी और इसोफेजियल कार्सिनोमा में ये ज़्यादातर कॉमन है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आयोटो इंटीरियर फेस्टुला में भी मैसिव हेमाटेमेसिस हो सकती है। तो ये तो हमारे डायग्नोसिस एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई। यानी जो हमारे पास काजेस है ना, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी है। जो कॉजेज ऑफ मैसिव हेमाटेमेसिस है वो भी यही है। अब हम देखेंगे मैनेज कैसे करना है इस केस को। क्योंकि पेशेंट जो है वो शॉक में है तो सबसे पहले हम एडमिट करेंगे और रिससिटेट करेंगे। एटीएलएस प्रोटोकॉल के मुताबिक पेशेंट के एयरवे को क्लियर करेंगे, ब्रीदिंग को चेक करेंगे। अगर ब्रीदिंग कम है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है कोई, तो फिर उसको हम ऑक्सीजन वेंटिलेटर और उन चीज़ों पे डालेंगे। और सर्कुलेशन अगर चूँकि पेशेंट हाइपोवोल्यूमिक है तो आईवी फ्लूइड आईवी लाइन मेंटेन करेंगे, आईवी फ्लूइड देंगे और हम ब्लड सैंपल लेंगे ताकि हम ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के लिए क्रॉस मैचिंग करें ताकि हम ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड को अरेंज कर सके। कोगुलेशन प्रोफाइल करेंगे क्योंकि हमारे पास एक रेयर कास है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है लेकिन मेंशन नहीं किया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एक रेयर कास है जिसमें हमारे पास हो सकती है हेमाटेमेसिस। तो हम पीटीआईएनआर और जो हमारे पास क्लोटिंग फैक्टर है उसको रूल आउट करेंगे। पेशेंट को स्क्रीन करेंगे हेपेटाइटिस बी सी के लिए और एंडोस्कोपी करेंगे। एंडोस्कोपी का मकसद है ये हमारे पास जो साइट है उसको भी डायग्नोस करता है, हेमाटेमेसिस के साइट को भी, और थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए भी यूज़ होता है। थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए कैसे यूज़ होता है हमारे पास, थेरेप्यूटिकली हम एंडोस्कोपी के ज़रिए कॉटरी करके जो अल्सर है उसकी कॉटरी कर सकते हैं। एपिनेफ्रीन जो ब्लीडिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए एपिनेफ्रीन दे सकते हैं। और जो हमारे पास ब्लीडिंग वेसल है, ये ब्लीडिंग वेसल की कॉटराइजेशन हम करते हैं और एपिनेफ्रीन देते हैं जो कि वेजोप्रेसर है, वेसल को प्रेस करके ब्लीडिंग को कम करता है, और क्लिपिंग या फिर लाइगेटिंग कर सकते हैं एंडोस्कोपी के थ्रू। इसके अलावा अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, मेडिकल ट्रीटमेंट में तो फिर उसके बाद हम पेशेंट को पीपीआई पे डालेंगे, लॉन्ग टर्म पीपीआई पे, क्योंकि हमें पता है कि जो ब्लीडिंग है ये अल्सर की वजह से हुआ है। इंजेक्शन ट्रांजिमिक एसिड भी लगाएंगे रीब्लीडिंग ताकि ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए। और एनजी ट्यूब भी पेशेंट को पास करेंगे ताकि वोमिटिंग ना हो। और अगर हमारे पास अल्सर का कॉज जो है वो एच पाइलोरी है तो एच पाइलोरी की एरिडिकेशन जो थेरेपी है, ट्रिपल थेरेपी एंड क्वाड्रपल थेरेपी, तो उस पे पेशेंट को उस पे भी डालेंगे। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट में हमारे पास अगर ये सारी मेडिकल जो हमने ट्रीटमेंट की, जो मैनेजमेंट
अगर ये फेल हो जाए तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। चूँकि हमारे पास सिनेरियो में पूछा है इंडिकेशन पोस्ट सर्जरी, तो हमने पहले इंडिकेशन यहाँ पे डिस्कस की है। तो हम कब सर्जरी करते हैं? जब हमारे पास पेशेंट जो है वो कंटिन्यूअसली ब्लीड कर रहा है और एंडोस्कोपी को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या फिर अगर 1 या 2 अटेम्प्ट एंडोस्कोपी के हो गए हैं लेकिन उसके बाद पेशेंट रीब्लीड कर रहा है, और या फिर अगर पेशेंट को 6 यूनिट ब्लड 24 आवर में मोर देन 6 यूनिट ऑफ ब्लड रिक्वायर्ड हो, तो उस केस में हम कर सकते हैं। या फिर अगर स्पर्डिंग वेसल है एट बेस ऑफ अल्सर, या फिर अगर क्लोट है, या फिर हमारे पास एंडोस्कोपी की जो सहूलत है वो अनअवेलेबल है, तो फिर जो हम सर्जरी करते हैं ऐसे केस में, तो उसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि हम ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं और सबसे पहले हम एंडोस्कोपी करते हैं, साइट को मालूम करते हैं। उसके बाद हम लेप्टाटमी करते हैं, यानी एक अपर मिड लाइन इंसिजन देते हैं एब्डोमेन में, और हमारे पास जो ड्यूडेनम है, स्टमक है, इनको लॉन्गिट्यूडनली ओपन करते हैं। जो हमारे पास अल्सर की नीचे जो वेसल है उसको लाइगेट करते हैं, और उसके बाद हम अगर ये अल्सर हमारे पास स्टमक में है तो फिर हम बायोप्सी भी लेते हैं, क्योंकि स्टमक अल्सर में हमारे पास कार्सिनोमा का रिस्क भी ज़्यादा है। और फिर हम जो है पाइलोरिस और ड्यूडेनम को ट्रांसवर्सली क्लोज करते हैं। क्यों हमने लॉन्गिट्यूडनली ओपन किया लेकिन क्लोज ट्रांसवर्स करेंगे? क्योंकि स्टेनोसिस को प्रिवेंट कर सके, फाइब्रोसिस को प्रिवेंट करने के लिए और गैस्ट्रिक आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम ट्रांसवर्सली क्लोज करते हैं। ये हमारे सिनेरियो के मुताबिक क्वेश्चन था, सॉल्व किया। अब इसके बाद हम डिटेल में टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।